नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष में जॉब ट्रेनी पॉलिसी और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा की ओर से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दी गई नौकरियों का हिसाब मांगा गया। दरअसल बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार, सतपाल सत्ती ने रोजगार से जुड़ा सवाल पूछा। प्रदेश में नौकरियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब जरूर दिया, लेकिन इससे संतुष्ट विपक्ष के विधायक तमाम सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। सदन से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रोजगार को लेकर लगातार गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीते साल सदन में जवाब दिया गया था कि 34,980 युवाओौ को रोजगार दिया गया है और इस साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने सरकाघाट में कहा कि सरकार ने 23,191 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक साल में रोजगार के आंकड़े बढ़ने की बजाय कम होना आश्चर्यचकित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू विधानसभा के भीतर और जनता के बीच दोनों जगह अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करके विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर साल 1 लाख लोगों को सरकारी पक्की नौकरी देने का वायदा किया था, यानी 5 साल में 5 लाख युवाओं को 58 साल की पक्की नौकरी देने का वादा किया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सत्ता में 3 साल हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। पूर्व सरकार की जो भर्तियां चल रही थी केवल उसमें रिजल्ट निकाले जा रहे थे, नई भर्तियां बंद पड़ी हैं, बेरोजगार इससे परेशान है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पक्की व पेंशन वाली नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी लाई, ये युवाओं के साथ सरेआम धोखा है। उन्होंने कहा कि कमीशन पास युवाओं को 2 साल बाद फिर रेगुलर होने के लिए टेस्ट देना होगा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि आउटसोर्स पर भर्ती नर्सों से एजेंसियों से पैसा लिया जा रहा है और जो ठेके पर यहां पर नर्सेज और दूसरे लोग रखे जा रहे हैं, सरकार उनके आंकड़े प्रस्तुत कर रही है कि उनको पक्की नौकरी दे दी, जबकि अस्थाई नौकरी होती है, आउटसोर्स की नौकरी को कभी रेगुलर नौकरी नहीं माना जा सकता। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जबरदस्त पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का विधानसभा से बार बार बाहर जाना, वॉकआउट करना से परे है। उन्होंने कहा कि मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरे आंकड़े नोट करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नौकरियां बेची जाती थी और भ्रष्टाचार का नौकरियों का अड्डा बन चुका था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में उस चोर दरवाजे को बंद कर दिया गया। राज्य कर्मचारी चयनियों को भंग करके नया आयोग बनाया गया। शिक्षा और अन्य विभागों में पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जा रही हैं। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का नाम बदला गया है, जिसे जॉब ट्रेनी किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज सदन में आश्वस्त किया कि जो जॉब ट्रेनी हैं उन्हें कोई टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रमोशन के लिए टेस्ट होगा। और उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम बदला गया है, नियम व तमाम व्यवस्थाएं कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती की ही होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, जबकि कांग्रेस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का आश्वासन किया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने दावा किया कि बेरोजगारी दूर करने के लिए न केवल राज्य बल्कि विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अलग से एक विंग गठित किया गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में अपना खतरा प्रतीत हो रहा। भाजपा 5 गुटों में बंट चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री सदन में बोलने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन रणधीर शर्मा, विक्रम ठाकुर और अन्य भाजपा विधायक बोलने के लिए उठ जाते हैं। उन्होंने उनके कार्यकाल में केवल घोटाले हुए, जबकि कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। भाजपा केवल युवाओं की सहानुभूति लेने के लिए रोजगार का मुद्दा उठा रही है और सदन से वॉकआउट कर रही है। सीएम ने कहा प्रदेश की जनता के साथ किए गए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में एक बार फिर दोहराया कि 5 साल में जितने भी वायदे जनता के साथ किए गए हैं उन सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल प्रदेश की बहनों को यानी
1500 रुपए की सौगात जो घोषणा पत्र में थी वो 5 साल के भीतर पूरी की जाएगी। जितने भी राज्य सरकार के वायदे हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक 3000 टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल व मेडिकल व बैच वाइज नियुक्तियां कर दी गई हैं। 1700 जेबीटी के पद भरे जा चुके हैं। जल शक्ति विभाग में 5000 पंप ऑपरेटर को नियुक्ति दी गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2061 वन मित्र लगाए गए हैं। 1897 जीओआईटी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 1100 नर्सों को अपॉइंटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा कि नौकरियां अब बेची नहीं जाती बल्कि मेरिट के आधार पर हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षा विभाग में 600 पद जेबीटी व 982 पद टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल व नॉन मेडिकल के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और आगे भी कई भर्तियां की जाएंगी। लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री के जवाब से बिल्कुल असंतुष्ट थी और भाजपा इसी नाराजगी के साथ कि ट्रेनी भर्ती को गलत इंट्रोड्यूस किया गया, हिमाचल प्रदेश में ठेके पर नौकरियां दी जा रही हैं, सरकारी पक्की नौकरी नहीं मिल रही। इस विरोध के साथ मुख्यमंत्री के भाषण के बीच, मुख्यमंत्री के आंकड़ों के प्रस्तुति के बीच भाजपा के विधायक वॉकआउट करके सदन से बाहर चले गए। हालांकि स्पीकर ने कहा कि भाजपा का यह वॉकआउट कंसीडर नहीं किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र में आज भारत पाकिस्तान के बीच T20 क्रिकेट मैच जो कि एशिया कप खेला जा रहा है उसका मामला भी गूंजा। कांगड़ा इंदौर से विधायक मलिंदर राजन ने 0 शून्यकाल में कहा कि भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए भारत का पाकिस्तान के साथ खेलना उचित नहीं है। भारतीय टीम को दी गई अनुमति बीसीसीआई को वापस लेनी चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। और यह भी कहा गया कि इसके माध्यम से सचिवालय के माध्यम से बाकायदा केंद्र सरकार बीसीसीआई को एक रेजुलेशन भेजा जाना चाहिए कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति को वापस लिया जाए। दरअसल 9 सितंबर को एशिया कप शुरू हो रहा है। इसका आयोजन दुबई और अबू धाबी में होना है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में शामिल हैं। इंडिया टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रही है, जिस पर आज विधानसभा में यह मामला उठा। आज प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा के विशेष राहत पैकेज को लेकर लिखित सवाल पूछा, क्योंकि तमाम जिन सवालों का हम जिक्र करेंगे वो लिखित जवाब दिए गए हैं। इसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में अब तक प्रदेश सरकार को आपदा के तहत विभिन्न मदों में 3,578 करोड़ 63 लाख रुपए प्राप्त हुए, जिसमें केंद्र सरकार से 3,247 करोड़ 64 लाख रुपए तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने 330 करोड़ रुपए का योगदान आपदा में दिया है। पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी ने बिजली दरों पर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ता एवं औद्योगिक इकाइयों, सिंचाई एवं व्यावसायिक इकाइयों की प्रति यूनिट बिजली की दरों की निर्धारण हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया गया है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने वन मित्र, पशु मित्र और रोगी मित्र की पुरानी पेंशन लाभ दिए जाने के बारे में प्रश्न किया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। पशु मित्रों के संबंध में एक अलग योजना अधिसूचित की है। वहीं रोगी मित्रों के मामले में अभी तक ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं हुई है। नियुक्ति की शर्तों इन नीतियों के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती हैं। बीजेपी विधायक डॉक्टर जनकराज ने एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण के लिए बनाई गई नीति के बारे में सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एसएमसी द्वारा नियुक्त अध्यापकों के लिए प्रदेश सरकार ने एलडीआर के माध्यम से नियुक्ति करने के लिए नीति बनाई है और इसी प्रक्रिया में इन्हें रेगुलर किया जाएगा। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बाबा ने बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन एवं पुनः समीक्षा किए जाने के बारे में सवाल किया। यानी आज एक बार फिर बीपीएल का मसला उठा। हालांकि ये रिटर्न इसका जवाब आया है। इस प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने कहा कि बीपीएल सूची में संशोधन एवं पुनः समीक्षा के आदेश पारित कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की पहचान करने के लिए नए मापदंडों के आधार पर समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाना और बीपीएल का लाभ उन श्रेणियों तक पहुंचाना है जो इसके लिए पात्र हैं।
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए बीपीएल सूची में पात्र परिवारों का चयन व पात्र परिवारों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया अभी जारी है और इसके लिए नए रूल, नए रेगुलेशन, नए मापदंड, नई डायरेक्शन भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अब गरीब जो पात्र होंगे, पक्के मकान वाले होंगे, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कमजोर वर्गों को भी ऐड किया जाएगा। और अब पंचायत सेक्रेटरी बिना आवेदन के, अगर किसी ने आवेदन भी नहीं किया होगा, पंचायत सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पर किसी भी व्यक्ति को बीपीएल में शामिल करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पर्यटन निगम के होटलों तथा रेस्तरां के निजीकरण करने को लेकर सवाल किया। इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन विकास निगम के किसी भी होटल तथा रेस्टोरेंट को निजीकरण करने का कोई विचार नहीं रखती है। आज विधानसभा सदन में नियम 62 के तहत बीजेपी विधायक डॉक्टर जनकराज ने भरमौर के एक अनाथ आश्रम में पढ़ रही नाबालिग बच्ची से दुराचार के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर जनकराज ने इस मामले में लीपापोती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें उचित जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह एक बेटी से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले में कुछ गोपनीयता भी जरूरी है। पीड़िता अभी किश्तवाड़ में रह रही है, पुलिस ने उससे संपर्क किया है और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी इस बच्ची के साथ जिसने दुराचार किया और जिसके साथ जबरन शादी करवाने का वहां पर मामला आया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल में हुई हमीरपुर के एक युवक की हत्या को लेकर भी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने नियम 62 के तहत सदन में मामला उठाया। उन्होंने कहा, यह युवक हावड़ा के कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज प्रशासन ने परिजनों को युवक के हादसे की खबर दी, लेकिन जब वे पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उन्हें युवक की मौत की जानकारी मिली। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमने जांच के आदेश पारित कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस मामले में प्रदेश के डीजीपी की ओर से वेस्ट बंगाल के डीजीपी को बाकायदा पत्राचार करने को कहा है, कम्युनिकेशन स्थापित करने को कहा है। इसके साथ ही एसपी हमीरपुर वहां संबंधित क्षेत्र के एसपी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज करवाकर छानबीन करने के लिए पूरी तरह से अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग शुक्रवार यानी परसों सुबह 9 बजे पीटरॉफ में बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस के सभी विधायकों को उपस्थित रहने का नोटिस जारी किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से उपस्थित होगी। विधानसभा सत्र के बीच बुलाई गई इस बैठक में साफ जाहिर है कि इसमें न केवल विधानसभा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी बल्कि संगठन पर भी चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस की संगठन में चर्चा को लेकर अब ये खबर धीरे धीरे अपने आप में ऐसी खबर है जो कि सभी के लिए ऐसी खबर है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस ये कह रही है कि रजनी पाटिल हिमाचल आएगी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, संगठन बन जाएगा। कई दौरे रजनी पाटिल के हो चुके हैं, शुक्ला साहब के टाइम की भी या उनके समय की भी ऐसी बातें होती थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि दिल्ली की मंत्रणा और रजनी पाटिल का विधानसभा सत्र के बीच आना, विधायक दल की पीटरॉफ में परसों बैठक बुलाना, अध्यक्ष पद को लेकर ऐलान हो सकता है, यह संभावना है। दूसरी खबरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों व मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। बिंदल की नई टीम में 8 उपाध्यक्ष के रूप में बिहारी लाल शर्मा, रश्मिधर सूद, सांसद डॉक्टर अजय भारद्वाज, विपिन सिंह परमार, पवन काजल, विनोद कुमार, राजेश ठाकुर व बलवीर वर्मा को नियुक्ति दी गई है। इसी के साथ पार्टी ने 3 महामंत्री के रूप में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल, पायल वैद्य, इन दोनों को बड़ी दायित्व मिला। पायल वैद्य और संजीव कटवाल, इन दोनों की पदोन्नति मानी जा रही है। संगठन में इनको बड़ा दायित्व मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इस भूमिका के लिए पायल वैद्य और कटवाल का नाम आना एक अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा बिंदल की टीम में 8 सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इनमें सुमित शर्मा, डॉक्टर संजय ठाकुर, वंदना योगी, प्रियंता शर्मा, कुसुम सदरेट, तिलकराय शर्मा, अमित ठाकुर, शिशु धर्मा को सेक्रेटरी बनाया गया है। कमलजीत सूद को कोषाध्यक्ष और प्रमोद ठाकुर को ऑफिस सेक्रेटरी पद पर तैनाती दी गई है।
इसके अलावा प्रदेश भाजपा में रणधीर शर्मा अब मीडिया विभाग के प्रभारी होंगे और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल को मुख्य प्रवक्ता तथा करण नंदा को मीडिया संयोजक बनाया गया है। यानी कि राकेश जम्वाल जो कि पहले भाजपा के यहाँ पर महामंत्री बनाए गए थे, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा दायित्व देकर उन्हें मुख्य प्रवक्ता की भूमिका दी गई है। अब वह स्पोक्स पर्सन के रूप में आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ से दो बड़े चेहरे, त्रिलोक कपूर हालांकि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा पद दिया गया है, दूसरा राकेश जम्वाल जो कि संगठन की बैकबोन माने जाते हैं, सदर बिलासपुर के विधायक हैं। वो पिछली बार संगठन के महामंत्री के रूप में थे, उनका इस सूची में नाम नहीं है। हालांकि केंद्रीय राजनीति में या राष्ट्रीय परिषद में कई महत्वपूर्ण नेताओं को शामिल किया गया, लेकिन इसमें बड़े चेहरे जरूर गायब होंगे। लेकिन जो बिंदल साहब की ये टीम है, ये टीम संतुलित मानी जा रही है। इस टीम में युवा है, अनुभव है, इसके साथ साथ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, महिलाओं को तवज्जो दी गई है, क्योंकि यहाँ पर सुशील राठौर को सोशल मीडिया विभाग का संयोजक बनाया गया है, कमल ठाकुर को सह संयोजक बनाया गया, अनिल डडवाल को आईटी विभाग का संयोजक, प्रवीण ठाकुर को सह संयोजक बनाया गया। इसके अलावा 7 मोर्चों के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। इनमें सन्नी शुक्ला को युवा मोर्चा अध्यक्ष, डेजी ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेत्री है, बड़ा चेहरा, उन्हें महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। संजीव देष्टा को किसान मोर्चा का दायित्व दिया गया है। मनीष चौहान को अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। रामलोक धनेटिया को ओबीसी मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सुनील नेगी को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। सरदार गुरमीत सिंह को अल्पसंख्यक मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। यानी जो ये डॉक्टर बिंदल की टीम है, ये टीम संतुलित है, युवा, अनुभव और महिलाओं का मिश्रण है। इसमें तमाम क्षेत्रों को भी तवज्जो दी गई है। लेकिन साथ ही कि कुछ बड़े चेहरे जरूर इसमें गायब है। हालांकि ये भी हो सकता है कि जिन बड़े चेहरों के नाम इसमें नहीं हैं, उन्हें कोई दूसरी बड़ी केंद्रीय राजनीति में या जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे बनने हैं, वहां पर उन्हें कोई दायित्व मिल सकता है। प्रदेश में कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति अब राज्य सरकार की राय से होगी। बीसी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी। पिछले कल सदन में हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक का प्रारूप भी वही होगा जो साल 2023 में पारित किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल संघ के प्रधान अजय नेगी के नेतृत्व में डायरेक्टर स्कूल शिक्षा आशीष कोहली के साथ मिला। अजय नेगी ने बताया कि शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने उनकी तमाम मांगों पर विचार करने और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग के प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर जो ऑब्जर्वेशन लगाई है, उसकी औपचारिकताएं भी शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया गया है और स्कूल प्रिंसिपल की प्रमोशन जल्द हो, इसके लिए शीघ्र कार्रवाई अमल में लाए जाने के डायरेक्टर साहब ने आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिटनेस प्रमाण पत्र से कर्मचारी का मातृत्व अवकाश समाप्त नहीं होगा। ये बड़ा फैसला आज हिमाचल प्रदेश में महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव को लेकर दिया गया। याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग को 180 दिन के मातृत्व अवकाश के दौरान सेवाएं नियमित होने पर फिटनेस प्रमाण पत्र सौंपा था। इसका फायदा उठाते हुए विभाग ने उसकी छुट्टियां रद्द कर वापस सेवाएं शुरू करने के आदेश जारी कर दिए थे। कोर्ट ने इन आदेशों को पूरी तरह से रद्द कर दिया और कहा कि अगर कोई अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देता तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे मातृत्व, उसे मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ 180 दिन 6 महीने का देना पड़ेगा। ये आज हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक आज तारा देवी में संपन्न हुई। बैठक में संगठन राज्य अध्यक्ष KC चौहान ने कहा कि 20 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक HRTC के पेंशनर्स को पेंशन नहीं दी गई है। इसके चलते पेंशनर ने चेतावनी दी है कि अब HRTC प्रबंधन के खिलाफ सितंबर महीने में सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। कांगड़ा जिला के टांडा मेडिकल कॉलेज में फर्जी दस्तावेज से MBBS में दाखिले का मामला सामने आया था। कॉलेज प्रशासन ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ये मामला पुलिस को सौंपा था। हमीरपुर जिला के धनेटा की रहने वाली राशि पर काउंसलिंग के दौरान फर्जी दस्तावेज देने के आरोप लगे थे, मगर अब इस मामले में नया ट्विस्ट आया है।
युवती के पिता ने कांगड़ा पुलिस के पास दाखिले से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया कि लड़की के परिजनों के अनुसार बेटी की नीट परीक्षा में 520 नंबर थे। मेडिकल यूनिवर्सिटी से आई ईमेल में भी उसे 108 नंबर मेडिकल कॉलेज टांडा में एडमिशन लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि 118 नंबर का क्यूआर कोड जो राशि नाम की छात्रा को आवंटित हुआ था उसकी जगह किसी और का नाम और फोटो कैसे अपलोड हो गया। शिमला जिला के रामपुर में बंदरों के आतंक ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक 65 साल के देशलाल गौतम की जान ले ली। देशलाल हर रोज की तरह सुबह छत पर पक्षियों को दाना डाल रहे थे। इसी दौरान वहां पर बंदरों का झुंड आ गया और रिटायर्ड टीचर पर झपट पड़ा। बीच बचाव करते समय शिक्षक पीछे की ओर भागा, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण 4 मंजिला मकान से नीचे गिर गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। चंबा जिला के कुंवारसी नागडल में ट्रैकिंग पर गए राहुल कुमार की मौत हो गई। राहुल कुमार चंबा जिला के बसोधन गांव के रहने वाले थे। एयरलिफ्ट कर व्यक्ति को एनएचपीसी के हेलीपैड तक पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाते वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली। मंडी जिला के पंडो डैम के पास आज सुबह सेब से लदा वाहन सड़क से करीब 100 मीटर नीचे ब्यास नदी में जा गिरा। अभी तक वाहन या उसमें सवार किसी भी व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऊना जिला के गांव ओरा में एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार 35 साल की अनीता राज को कुचल दिया, जिससे उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। ऊना जिला के थाना लोअर बडेरा में करंट लगने से प्रवासी 40 वर्षीय अस्त कुमार की दुखद मृत्यु की सूचना है। चंबा जिला में पिछले कल कमला देवी का नगन शव बरामद किया हुआ था। महिला की बेटी ने अपने भाई भाभी पर मां की हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए थे। बेटी ने बयान में कहा कि भाई भाभी अक्सर मां के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। महिला 3 वर्ष पूर्व जल शक्ति विभाग से क्लास 4 कर्मचारी के रूप में रिटायर हुई थी। ऊना जिला के गगरेट और विधानसभा में भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया। यहां सैकड़ों घरों व दुकानों में पानी का मलबा भर गया। वहीं कुल्लू के शास्त्री नगर और गांधीनगर में फ्लैश फ्लड से काफी नुकसान की सूचना। इसे देखते हुए डीसी कुल्लू ने मनाली, बंजार और डीसी ऊना ने अंब व गगरेट सब डिवीजन के सभी शिक्षण संस्थानों में आज छुट्टी घोषित कर दी। इसके अलावा चंबा जिला के भरमौर में भी आज सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को छुट्टी दे दी गई। कुल्लू के शास्त्री नगर और गांधीनगर में सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां, बाइक वन्य वाहन मलबे में दब गए। कई घरों व दुकानों में मलबा भर गया। कांगड़ा और मंडी में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऊना जिला के बंगाना में भारी बारिश में पेपर देने पहुंचे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं उपमंडल के अंब के तहत राजकीय माध्यमिक पाठशाला टकराला में बारिश का पानी घुस गया। स्कूल के सभी कमरों में लगभग 2 फीट तक पानी भर गया। स्कूल का कुछ रिकॉर्ड भी इसमें खराब हो गया। ऊना जिला में मूसलाधार बारिश के कारण स्वा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी के किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। कई स्थानों पर नदी का पानी खेतों और रास्तों में घुस गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंबा में सुबह 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1 घंटे में 2 बार। इन झटकों से हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बीती देर शाम 3:27 पर 3.3 तीव्रता का पहला भूकंप आया था, जिसके बाद सुबह 4:39 पर 4 तीव्रता का दूसरा भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल इससे कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है। मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिनों के लिए कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि इन आने वाले 3 दिनों में मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान फ्लैश फ्लड आ सकता है, मलबा आ सकता है, बड़े स्तर पर बाढ़ आने का भी खतरा है। इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।